नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास को हमने कल प्रारंभ किया था। चतुर्थ समोल्लास, जिसका विषय समावर्तन, विवाह और गृहस्थ आश्रम है, गृहाश्रम है। इसमें समावर्तन के बारे में हमने पीछे देखा कि विवाह के लिए गुरुकुल से जब विद्यार्थी घर में आता है तो वहां ये बीच की प्रक्रिया है, वो चाहे आचार्य कुल में हो अथवा घर पर आकर के हो, लेकिन आचार्य की उपस्थिति में और घर परिवार वालों की उपस्थिति में ये सार्वजनिक रूप से होती है। फिर विवाह का प्रकरण है कि विवाह कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। तो थोड़ा सा संकेत हमने पीछे एक श्लोक का देखा कि गुरु की अनुमति, आचार्य की अनुमति लेकर के स्नातक होकर के समावर्तन संस्कार करके और फिर अपने समान वर्ण की कन्या से विवाह करना चाहिए। और वैदिक रीति से वर्ण कर्मानुसार होते हैं, तो उसी तरह से उन्हीं कर्मों को करने वाली हो ये प्रशस्त होती है, अधिक अच्छी होती है। अब आगे का प्रसंग हम देखते हैं। ये मैं अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 85 पर देख रहा हूं। ये सत्यार्थ प्रकाश परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित 39वां संस्करण है। मनुस्मृति का एक श्लोक महर्षि ने उद्धृत किया है कि विवाह में किस प्रकार की कन्या को लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किन युवक युवतियों में विवाह होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए, उसका एक भाग, एक संकेत यहां पर दिया गया। तो श्लोक है, असपिंडा चया मातुः असगोत्रा चया पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार कर्मणि मैथुने। तो पत्नी कर्म, दार कर्म और संतानोत्पत्ति की दृष्टि से यह कथन किया गया है कि उसमें असपिंड माता की होनी चाहिए, माता की सपिंड नहीं होनी चाहिए। तो पिंड ये शरीर, उस दृष्टि से अर्थ लेते हैं तो माता का एक शरीर है, पिंड है, और माता के शरीर वाली जो पिछली स्थितियां हैं कि नानी है, नाना है और उससे पर नानी है, पर नाना है, उनसे जो संतानें हुई हैं, तो हमारी माता, उनके माता पिता, उनके माता पिता और उनकी भी जो संतानें हैं, अर्थात माता के जो बहनें हैं, माता के जो भाई हैं और उससे पिछली पीढ़ियों के जो हैं, तो ऐसे ये समान पिंड वाले कहलाते हैं, क्योंकि उसमें एक से दूसरे में शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये सपिंडता, माता की पिंडता नहीं होनी चाहिए। तो पीछे भी हम देख सकते हैं और आगे के लिए भी कि हमारी माता की सपिंडता जिनसे है, तो और आगे के जो संतानें हैं, हम भाई बहन हैं, सगे भाई बहन हैं, उसमें भी सपिंडता आती है, यद्यपि वो गोत्र से भी कट जाता है, जो कि पिता का गोत्र है। दोनों ही दृष्टियों से वो तो विपरीत पड़ता है, लेकिन आगे की जो पीढ़ियां हैं, हमारी मौसी जी की संतानें हैं और मामा की संतानें हैं, इस प्रकार से नीचे नीचे आगे जाते हैं, तो पिछले और अगले दोनों में से सपिंडता नहीं होनी चाहिए। असपिंडा चया मातु असगोत्रा चया पितु, और पिता के गोत्र का की वो कन्या नहीं होनी चाहिए, उस कुल की नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी कन्या विवाह के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए प्रशस्त होती है, अच्छी होती है। तो महर्षि ने आगे जो अर्थ लिखे हैं उससे भी हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि अच्छी संतानें हों, उसके लिए गोत्र, कुल और ये सपिंडता का विचार रखा गया कि इनको छोड़ करके विवाह होना चाहिए। दूर के कुल में, दूसरे गोत्र में ये विवाह होना चाहिए। और ये द्विजातियों के लिए, द्विजों के लिए मुख्य रूप से कथन है। यद्यपि चारों वर्ण या अन्य कोई भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है तो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन विशेष रूप से द्विजों के लिए है, क्योंकि द्विज विशेष अध्ययन करके उन्नति करने वाले होते हैं
और जब दूर से विवाह होता है तो उसमें अधिक गुण होते हैं, अधिक उन्नति होती है, दोषों की संभावना कम होती है। तो कम से कम ये जो श्रेष्ठ हैं, जो कि समाज के लिए अधिक हितकर हैं, उनमें किसी प्रकार के दोष न हो, उससे हम अधिक से अधिक बच सकें, इसके लिए मनु का ये कथन हमें प्राप्त होता है। अब इसमें माता के तो पिंड कहे गए और पिता का गोत्र कहा गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो कई बार हम दोनों को लेते हैं कि भाई पिता का गोत्र छोड़ दिया और इधर माता का गोत्र छोड़ दिया, दो गोत्र छोड़ देते हैं, उससे पीछे जाते हैं दादी का गोत्र, दादा का तो वही गोत्र चल रहा है, दादी का गोत्र, यानी दादी के पिताजी का गोत्र जो है वो दादी का गोत्र कहलाएगा। और इधर नानी का गोत्र, नानी जिस परिवार से आई है वो गोत्र, तो ऐसे करके कुछ गोत्र भी छोड़े जाते हैं। लेकिन सपिंड और गोत्र ये दो अलग अलग बातें हैं, दोनों एक ही नहीं है। गोत्र की दृष्टि से माता के परिवार के गोत्र के अगर दूर के हों तो भी वो स्वीकार्य हो जाते हैं, लेकिन सपिंड नहीं होने चाहिए। सपिंड नहीं होने चाहिए, तो पारिवारिक शारीरिक सीधी जो पीढ़ियां आ रही हैं उन पीढ़ियों में नहीं होना चाहिए। और ये सपिंडता 7वें पिंड से समाप्त हो जाती है, अर्थात छठे तक चलती है। तो माता की पिछली 6 पीढ़ियों की संतानों में से कोई नहीं होना चाहिए। और यदि उस स्थिति में हम और दूसरा जो कन्या है या तो वर है, वर वधू है दोनों, वो उस पीढ़ी में इधर से या उधर से किसी भी तरह से देख सकते हैं हम। लेकिन यदि नीचे की बात होती है कि कई बार बड़ी बहन बहुत बड़ी हैं और हमारी माताजी छोटी हैं, तो हमारी जो बड़ी मौसी हैं उनकी बेटी के भी बच्चे हो जाते हैं, वो हमारे बराबर के हो सकते हैं। तो उस स्थिति में वो और अगली पीढ़ी हो गई। तो वो अगली पीढ़ी यदि हम लेते हैं तो पीछे की, बहुत पीछे की जो है वो एक पीढ़ी छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 पीढ़ी, या तो पीछे से 6 पीढ़ियां ले लेते हैं, और यदि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पीछे की एक एक छोड़ते जाते हैं। कुल मिलाकर के 6 पीढ़ियों को छोड़ा जाता है, 7वें से वो निवृत्त हो जाती है। ऐसा भी हमारे को मनुस्मृति में मिलता है कि सपिंडता तो पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते, 7वीं पीढ़ी में ये समाप्त हो जाती है। लेकिन गोत्र जो पिता का है, वो गोत्र तो कितनी भी पीढ़ियों वाले पीछे से हो, सब वहां सपिंडता न देख के गोत्र देखा जाता है। अब ये अंतर क्यों किया गया है, इसका अभी तक तो कोई आधुनिक वैज्ञानिक रीति से कारण समझ में नहीं आता, किंतु शास्त्र में लिखा है इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। भविष्य के अनुसंधानों में ये चीजें सामने आ सकती है। अब महर्षि मनु ने जो सपिंडता का 7वें में समाप्त होने का लिखा है, तो आपस में जब विवाह में संतान उत्पत्ति होती है तो बहुत से रोग कुलानुगत हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वो रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उन रोगों की संभावना होती है, इसलिए इससे बचा जाता है। इसको तो आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है कि निकट के संबंधों में जब विवाह होते हैं तो कई रोगों की संभावना अधिक हो जाती है। इसको हम संतानोत्पत्ति प्रक्रिया में देखें कि पुरुष का बीज और स्त्री का बीज, ये दोनों मिलकर के एक कोशिका बनती है और उससे फिर वो संतान आगे बढ़ती है। तो दोनों के गुणधर्म उसमें आते हैं। तो हर कुल में, हर परिवार में कुछ न कुछ न्यूनताएं आ जाती हैं, क्योंकि बीज और बीज का बीज भाग और उसका भी छोटा भाग बीज भागावयव, आयुर्वेद में इस तरह का वर्णन मिलता है। आधुनिक रीति से करते हैं तो बीज तो जो डिंब है या शुक्राणु है ये हो गए, और फिर उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो बीज भाग कहलाते हैं। और उनमें भी जीन्स जो होते हैं वो बीज भागावयव, उसके भी और छोटे छोटे भाग होते हैं। तो उनसे हमारे अगले शरीर का निर्माण होता है, वो निर्धारित होते हैं किस तरह का शरीर होगा, किस तरह के रोग हो सकते हैं, किस तरह की चीजें अधिक अच्छी हो सकती हैं, इंद्रियां, शरीर आदि, गुण कर्म आदि, न्यूनाधिकता उनके ऊपर निर्भर करती है। और ये क्योंकि माता पिता से दोनों से आते हैं, आधे आधे आते हैं, इस दृष्टि से वहां पर ये विचार करना होता है। यदि इसमें जो आधुनिक अनुसंधान से जो निश्चय किया गया उसमें 46 गुण सूत्र माने जाते हैं एक कोशिका में, कोशिका के केंद्रक में होते हैं।
लेकिन शुक्राणु में और डिंबाणु में उसमें आधे आधे होते हैं, 23-23 होते हैं। और वो जब दोनों मिलते हैं तो मिल करके 46 हो जाते हैं और वो फिर एक कोशिका बनती है। तो ये जो दो दो के जोड़े होते हैं, इधर से भी वो चीज आती है, उधर से भी आती है और मिल करके होता है। तो इसमें यदि एक दोष पितृकुल से आ रहा है, मातृकुल भी वो निकट का है और वहां से भी वही दोष आ रहा है, तो दोनों आपस में मिलके उस रोग की संभावना या दोष की संभावना अधिक हो जाती है, वो प्रकट हो जाता है। और यदि एक तरफ दोष है, दूसरी तरफ दोष नहीं है, तो वो उससे प्रभावित नहीं भी हो सकता है, उस दोष से, रोग से वो प्रकट नहीं होगा। इसको हम यूं समझें कि दो डंडियां हों, एक डंडी कमजोर है, टूटी हुई है, यदि उसके साथ एक बलवान डंडी जोड़ दी जाए तो कार्य हो जाता है हमारा। भले ही एक कमजोर है और एक बलवान है तो भी काम हो जाएगा। और यदि दोनों ही दुर्बल हैं तो वो कुल मिलाकर के दुर्बल रहते हैं, वहां उस तरह के दोष और रोग की संभावना अधिक होती है। और यदि दोनों ही दृढ़ हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोषों का, रोगों का प्रकटीकरण न्यूनता के कारण से पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। वंशानुगत रोग होते हैं, पैतृक कुलज रोग होते हैं। वो इन स्थितियों से बचने के लिए ये बात कही जाती है। तो जो समान आते हैं, समान गुणसूत्र, समान उनके अवयव यानी जीन्स आदि समान होते हैं, वहां दोषों की संभावना अधिक बन जाती है। उसमें आजकल तीन तरह से इसको देखा जाता है कि कुछ रोग होते हैं जो गर्भावस्था में ही विकसित हो जाते हैं और जन्म के साथ में आ जाते हैं, वो दिख जाते हैं, प्रकट होते हैं। निकट के संबंधों में ये प्राय देखे जाते हैं। उसमें एक होठों का फटा हुआ होना, फटे हुए होठ होते हैं, कटा कटा हुआ होठ होता है, वो जन्म से ऐसा ही आता है, वो जुड़ नहीं पाते, अलग अलग होते हैं, तो फिर जुड़ जाते हैं, हमारे जैसे सामान्यतः जुड़े हुए रहते हैं, वो कटे हुए निकलते हैं। इसी तरह से तालू का भाग भी कटा हुआ वहां रहता है। तो कभी उंगलियां जुड़ी हुई रहना है, एक उंगली का अधिक होना है, 5 की जगह 6 का होना है। ये कुछ रोग ऐसे हैं जो गर्भावस्था में ही आ जाते हैं और जन्म से ही हमें दिखाई दे जाते हैं। तो जिन समाजों में, जिन कुलों में निकट के विवाह होते हैं, वहां इनका प्रतिशत अधिक देखा जाता है। अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन वहां अधिक होता है। तो ये जो विवाह में चयन है, इसमें दोषों से बचने के लिए बात है कि कम से कम वो दोष हो, इस समाज की गुणवत्ता अधिक बनी रहे। इसलिए यहां पर लिखा था सा प्रशस्ता द्विजाति, ना वो प्रशस्त होती है, श्रेष्ठ होती है, अच्छी होती है ऐसी कन्या, तो संतानों में वो दोष नहीं जाते या कम जाते। इसका ये अर्थ नहीं हो जाता कि वो जाते ही नहीं, जा भी सकते हैं, क्योंकि दूर से संबंध जोड़ने पर भी अगर दोनों तरफ वही दोष है तो ये दोष संतान में आ जाते हैं। तो कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो जन्म से होते हैं, हमें गर्भावस्था से आ जाते हैं, जन्म में दिखाई दे जाते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद में प्रकट होते हैं, जीवन शैली के आना वो ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, जिसमें मस्से हैं, मधुमेह है, कैंसर को भी कहा जाता है। ऐसे कई आनुवांशिक रोग हैं, वो आते हैं। और जैसे अंधता, वर्णांधता होती है, जिसमें रंगों को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे और भी कई प्रकार के रोग होते हैं। जन्मांधता तो जन्म से ही वर्णांधता तो जन्म से ही आ जाती है, वो जन्म वाले रोगों में। और बड़े होकर के जो रोग प्रकट होते हैं, ये दूसरा भाग है। और तीसरा होते हैं कि कुछ रोग प्रकट नहीं होंगे, वो सुप्त रूप में रहते हैं, पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में आ जाते हैं, वो सुप्त रहते हैं, किंतु वो प्रकट नहीं होते और वो अगली पीढ़ियों में कहीं जाकर के प्रकट होते हैं। तो ये जो वर्ग है, हमारी संतानें अच्छी से अच्छी रहे, मनुष्य जाति अच्छी से अच्छी रहे, उसके लिए इन चीजों को छोड़ा जाता है। कुछ रोग होते हैं जो केवल पुरुषों को ही होते हैं, महिलाओं को होते ही नहीं है, जबकि उस वंश परंपरा में वो भी आ रहा है, वो बच्ची भी वहीं पैदा हुई है, बच्चा भी वहीं पैदा हुआ, लेकिन बच्ची में नहीं होगा, महिला में नहीं होगा, पुरुष में होगा वो रोग। और लेकिन उसका वहन करने वाली केवल महिलाएं होती है, ये भी होता है। तो ये बड़ी विचित्रता है और बड़े सूक्ष्म बात है, और उसको सामान्यतः हम यूं देख समझ नहीं सकते, हमें पता नहीं लगता है। कुछ रोगों को हमें देख सकते हैं कि ये रोग है तो स्कूल में विवाह न करें, ये अच्छा है। लेकिन विवाह तो उनके भी होते हैं, वो कम प्रशस्त माने जाते हैं।
कुछ अन्य चीजें अच्छी हो सकती हैं, कोई एक दो रोग हैं लेकिन अन्य चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ दोष है, कहीं कुछ दोष है। ये सब कुल मिला करके इन रोगों की स्थितियों में भी विवाह होते हैं, आजकल किए ही जाते हैं, लेकिन वो उतने प्रशस्त नहीं होते। हमें ये प्रशस्तता, आदर्श की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो जन्म गर्भ से होने वाले रोग हैं, कुछ जन्म के बाद में होने वाले रोग हैं, और कुछ सुप्त स्थितियां रहती हैं जो कभी अगली पीढ़ियों में प्रकट होती हैं। तो इन सब से बचाव के लिए ये सुझाव दिया जाता है कि दूर के संबंधों में हमारे को विवाह करना चाहिए। और जो मनुस्मृति में कहा कि ये 6 के बाद में यानी 7वें में ये सपिंडता समाप्त हो जाती है, तो उसमें दोष की संभावना बहुत कम होती है। मान लीजिए पहली पीढ़ी हो गई, वो तो पूरी हो गई, फिर जो अगली पीढ़ी है तो उसके अंदर जो समानता है वो 50% हो जाती है, क्योंकि इधर माता पिता से आए हैं, वो उनके बच्चे तो सब समान हुए, भेद उनमें भी होता है लेकिन वो समान मान करके चल रहे हैं। लेकिन चाचा और बुआ या मौसी और उधर का कोई बच्चा या बच्ची है, युवक युवती हैं, तो वहां पर 50% समानता, 50% भिन्नता हो जाती है। तो एक पीढ़ी में 50-50 हो जाते हैं। और यदि उससे अगली पीढ़ी भी है, 2 पीढ़ियों का अंतर है, या तो पीछे से या आगे, तो 2 पीढ़ी के अंतर में वो 50 का भी आधा यानी 25% समानता रह जाती है। तीसरी पीढ़ी में 25 की भी आधी यानी 12.5% समानता रहती है, बाकी भिन्नता हो जाती है। चौथी पीढ़ी के अंदर 12.5 का भी आधा करेंगे तो 6.25% समानता रहती है, बाकी भिन्नता रहती है। पांचवी पीढ़ी में करेंगे तो 6.25 का और आधा कर लीजिए, 3.125, 3 से कुछ अधिक ऐसा देख लीजिए। छठी पीढ़ी के अंदर करेंगे तो इसका भी आधा हो जाएगा, वो 1.578 होगा, 1.6 भी नहीं होगा, तो उससे भी थोड़ा सा कम होगा। और सातवीं पीढ़ी में उससे भी कम हो जाएगा, वो लगभग 1% से भी कम होगा। वो हम 80 मान सकते हैं, मैंने 0.8 मान सकते हैं, 1% से भी कम, इतना सा रह जाएगा। तो इतनी सी समानता रहेगी और फिर बाकी तो भिन्नता आ चुकी है। तो ये कम दोष की संभावना रहती है, प्रशस्तता अधिक हो जाती है। इसलिए जितनी दूरी से हो सके उतना अच्छा है, और नहीं तो 6 पीढ़ियों को तो छोड़ना चाहिए। तो इसके अर्थ में महर्षि क्या लिखते हैं कि जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो, ये सपिंडता की दृष्टि से उस कुल में पीछे 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 हम देख सकते हैं, और पिता के गोत्र की ना हो, उस कन्या से विवाह करना उचित है। तो ये प्रशस्तता बताई गई। तो श्लोक में भी प्रशस्त शब्द कहा गया, और हिंदी में महर्षि ने जो है विवाह करना उचित है, मतलब उचित मतलब अच्छा है, वो दूसरा अनुचित के अंतर्गत आएगा। अब इसमें कई बार हम उन विवाहों को थोड़ा जटिलता से भी ले लेते हैं, और हम उसमें उसमें पाप भी देखते हैं, और वो अनुचित को रोकने के लिए ये कथन होते हैं कि ये पाप है। अगर 6 नहीं, 5 में, 4 में कुछ दूरी से किया तो संतान तो होगी और अच्छी भी हो सकती है, लेकिन दोषों की संभावना भी बनी रहती है। वैसे तो दूर से भी जब विवाह किया जाता है वहां भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं, इसी तरह के रोग भी आ जाते हैं, लेकिन उसकी संभावना को कम से कम करने की बात है। हम सूक्ष्मता में जा नहीं सकते, इतने वैज्ञानिक रीति से सारे परीक्षण हो, ये सब हो नहीं सकता, अंदर का हम पूरा जानते नहीं है। तो स्थूल रूप से ये इनको छोड़ दिया जाए, इन गोत्रों को, कुलों को छोड़ दिया जाए, तो संभावना कम होती चली जाती है। तो इसको प्रशस्त और उचित इसी रूप में हमें देखना चाहिए। ये इतना हानिकारक रूप में कि ये तो बहुत ही अधर्म हो गया है, इस रूप में ये नहीं कथन है, लेकिन हम प्राय ऐसा सोच लेते हैं और उसको बहुत ही अधिक पाप समझा जाता है। हमारे पिछले हम देखें बहुत सारे उदाहरण हमारे महापुरुषों के, प्रसिद्ध व्यक्तियों के इतिहास के मिलते हैं, वहां भी कई बार निकट में विवाह देखा जाता है और संतानें भी अच्छी देखी जाती हैं। तो महाभारत का भी हम ले लेते हैं तो अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ, जो कि मामा की लड़की थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ, वो भी मामा की लड़की थी।
और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनका भी विवाह अपने मामा की लड़की से हुआ। तो उनके भी बेटे जो थे यानी श्री कृष्ण के पौत्र थे, उनका भी विवाह इस तरह से रिश्ते में हुआ। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का भी विवाह अपने मामा की लड़की से यशोधरा से हुआ। ऐसे मामा में, बुआ फूफा में, और आजकल बहुत सी जगह प्रचलित भी है दक्षिण भारत में और कुछ समाजों के अंदर, कुछ वर्गों के अंदर ये प्रचलन में भी है। पर हमें उससे बचना चाहिए। हम कह सकते हैं, हम इतना उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जो कि श्री कृष्ण जैसे थे और बहुत श्रेष्ठ संतान हुई, श्री कृष्ण के ब्रह्मचर्य को लेकर के 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके फिर संतानोत्पत्ति की इत्यादि, वो सारे वर्णन हम देखते हैं। अर्थात प्रद्युम्न की प्रशंसा की जाती है। तो एक श्रेष्ठ संतान हुई वहां पर भी। तो ये हो सकता है, इसको हम, लेकिन हमें बचना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि दूर से विवाह किया तो संतान अच्छी ही होगी। वहां बहुत सारे और भी कारण होते हैं। माता पिता का व्यवहार कैसा है, भावना कैसी है, खान पान कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये सब भी निर्भर करता है। न दूर के कुल के हों और गोत्र भिन्न हो, लेकिन दुर्बल हों दोनों पति पत्नी या कोई एक, तो संतान दुर्बल भी हो सकती है। उस तरह वो सब चीजें भी यहाँ पर गिनी जाती हैं। तो केवल इसके ऊपर श्रेष्ठता नहीं होती, लेकिन ये भी एक बिंदु है जो हमें विवाह के लिए विचार करना चाहिए। तो जितना दूर से होगा उसको अच्छा माना जाता है। महर्षि ने आगे बहुत सारे कारण बताए हैं, बहुत सारे बातें बताई हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं। वो श्रेष्ठता के लिए कथन किया गया है। मामा इत्यादि के विवाह में कई जने कुछ इस तरह से भी तर्क दे देते हैं कि मान लीजिए मामा की लड़की है, अब उसकी लड़की का गोत्र तो अलग है और वो माता के सपिंड भी नहीं है, यानी मैं यानी बेटा तो माँ का सपिंड है नीचे, और वो तो बहन, उनकी बहन यानी तो या तो भाई की लड़की है या मौसी की लड़की है, तो वो समान पिंडता नहीं हुई क्योंकि माता के वर्ग में वो नहीं आता है, ऐसा कई जने कह देते हैं। लेकिन माता से पहले हमारी माता जिनसे आई है, यानी हमारे जो नाना नानी हैं, उन्हीं से वो मौसी भी है हमारी और मामा भी हैं और फिर उनकी वो संतान है। तो उस दृष्टि से ये सपिंडता के अंतर्गत आएगा, तो उससे हमें बचना चाहिए। इस श्लोक का महर्षि ने अर्थ किया, उसके बाद कहा कि ऐसा क्यों करना चाहिए। तो इसका यह प्रयोजन है कि अब यहां एक वचन दिया है इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का कि परोक्ष प्रिया इव ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। देवाः देवलोग वो परोक्ष प्रिय होते हैं, परोक्ष में प्रियता रखते हैं, रुचि रखते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं रखते हैं। देवा मतलब विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग। तो जो समझदार हैं, देव का मतलब विद्वान हुआ तो अर्थात जो समझदार होते हैं, तो निकट में भी हो सकता है, दूर में भी हो सकता है, लेकिन उसमें वो प्रीति रखते हैं, अर्थात उसको वो चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या करेगा? विद्वान व्यक्ति ये देखेगा कि किसमें अधिक अच्छा है उसको करें, चाहे वस्तु खरीदें, चाहे विवाह करें, कुछ भी निर्णय करेंगे तो जो अधिक श्रेष्ठ है वो दूर तक की सोच करके, अभी तात्कालिक नहीं कि अभी हमारे को पसंद आ रहा है, हमारी रुचि है, हमारा सहमति है तो हम विवाह कर लेंगे, इतना मात्र नहीं देखते हैं। वो संतानों का देखते हैं, अगली पीढ़ियों का देखते हैं, दूर तक की बात को देखते हैं। तो वो दूर को लेकर के और दूर में प्रीति रखते हैं और प्रत्यक्ष में जो निकट है उससे अप्रीति रखते हैं। तात्कालिक जो चीज है उसमें अपेक्षा से कम प्रीति रखते हैं। तो दूर तक की सोचने वाले देव होते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर परिवार में दूरी और रखने का विधान यहाँ पर महर्षि ने किया मनु के अनुसार। और ये जो शतपथ ब्राह्मण का वचन है, ये इस प्रसंग का नहीं है कि विवाह में कन्या कौन सी हो, दूर की हो, परोक्ष की हो, लेकिन एक केवल उसका वचन लिया गया, एक थोड़ा सा अंश लेके यहाँ पर उद्धृत किया है महर्षि ने। शतपथ ब्राह्मण में जिस प्रसंग में वो अपना अलग विषय है, लेकिन यहाँ केवल एक ही अंश में इसको हमें ग्रहण करना चाहिए और न ही इसको इस तरह खंडित करना चाहिए कि तो भिन्न प्रसंग का था और महर्षि ने यहाँ भिन्न अंश में लिया। थोड़ी सी बात वहां से दी गई है। तो आगे कहते हैं, यह निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, ऐसा देखा जाता है व्यवहार में, वैसी प्रत्यक्ष में नहीं होती। तो प्रत्यक्ष जो हमारी इंद्रियों के सामने है, जिसको हम देखते हैं, जो निकट के हैं, उनको हम मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं,
और परोक्ष का मतलब हुआ जिनको हमने, जो हमारी इंद्रियों से दूर है, जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उस परिवार को, उस कन्या को, वहां पर विवाह है। तो उसमें अपेक्षा से प्रीति अधिक होती है। तो अनेक बार तो ऐसा देखा जाता है और कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि बचपन से, बाल्यकाल से बच्चे बच्ची साथ साथ हैं, दोनों में बहुत प्रेम है और फिर वो विवाह की तरफ जाते हैं। ये अपवाद के रूप में कुछ हो सकता है, लेकिन सामान्यतया दूर वाले से प्रीति अधिक होती है, इसलिए इसका विधान किया गया है। महर्षि इसके कारणों को आगे बता रहे हैं। कहते हैं उदाहरण से, जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है। ये परोक्ष में प्रियता कैसी होती है, एक मानव स्वभाव है, उसको बता रहे हैं। तो जिसको हमने बहुत देखा है, सुना है, जिसके बहुत सारे गुण दोष हमें पता है, और उसमें भी दोष हमें पता है तो दोषों पर दृष्टि अधिक जाती है, वो हमें दिखाई देते हैं। तो दोष तो सभी में होते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष होते हैं, तो इसलिए उसमें प्रीति हमारी कम हो पाती है और आगे चल करके उन दोषों के उभरने की संभावना अधिक रहती है। और जब कभी विवाह में, आपसी संबंधों में कुछ तनाव आता है तो एक दूसरे के दोष दिखाने लगते हैं, तो वो पिछले दोष भी दिखाने लग जाते हैं। विवाह से एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं पिछली बातों को छोड़ करके, और पिछली भी बातें साथ में जुड़ जाएं तो ये अधिकता हो जाती है। इस जीवन में विवाह के बाद भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो कि आगे भी महर्षि ने लिखी हैं। तो वो दोष होते रहते हैं, आपस में तनाव आ सकता है, आता है, उससे भी बचना होता है। लेकिन अगर पीछे का हो, पीछे का भी पता हो, तो वो और अधिक संभावना बनती है। इसलिए पीछे जो भी जिसका जैसा जीवन रहा, बचपन में क्या दोष हो गए, क्या हुआ, उसको छोड़ते हुए ये किया जाता है। तो जब हम दूर की किसी चीज को लेते हैं, दूर की कन्या या वर को लेते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, सब दोष हम नहीं जानते, तो उसमें नए सिरे से हम बात को प्रारंभ कर सकते हैं और परिवार के लिए अच्छा है। तो और उसमें रुचि भी ज्यादा होती है, भाई कैसे है, उत्सुकता ज्यादा होती है, क्योंकि उसको देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो वहां पर विवाह संबंध की दृढ़ता अधिक हो सकती है और विवाह में बंधने की रुचि अधिक हो सकती है। आगे कहते हैं, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है। विवाह में होता ही है, युवक युवती होते हैं, उनको बताया जाता है लड़का ये करता है, लड़की ये करती है, उसके ये गुण है, तो देखो उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, परिवार वालों पर भी कितना प्रभाव पड़ता है। और अपने आसपास की हो ये कहा जाए तो उतना प्रभाव नहीं आता है। तो उत्कट इच्छा होती है। वैसे ही दूरस्थ, अर्थात जो अभी दूरस्थ के अर्थ किए जा रहे हैं कि अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो। तो गोत्र ये पिता का हो गया, माता का कुल हो गया, सपिंडता होगी, उसके निकट की न हो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। आगे और बातें निकट के विवाह में दो दृष्टि से, एक तो एक कुल की दृष्टि से, गोत्र की दृष्टि से, और दूसरे स्थान की दृष्टि से, उसे भी महर्षि ने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए और अनेक उसके लाभ हानियां लिखी हुई हैं, उस पर भी हम आगे अभी चर्चा करते हैं। महर्षि लिखते हैं, निकट में और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। तो पीछे जो कहा था, परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, इसमें पिछले प्रसंग के अनुसार तो पीढ़ी की दृष्टि से माता के पिंड, कुल और पिता के गोत्र, इन सबसे जो दूरी होती है, उस दृष्टि से ये कथन प्रसंग में चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एक और हमें वचन मिलता है निरुक्त का, पुत्री को दुहिता कहा जाता है, उसके संदर्भ में महर्षि आगे भी लिखेंगे। तो वहां से भी एक संकेत मिला, तो उन दो चीजों को महर्षि ने यहां पर मिलाते हुए और उनके दोष और गुण प्रस्तुत किए हैं। तो दूसरा भाग है, देश की दृष्टि से दूरस्थ परिवार से विवाह करना, निकट से ना करके दूर से करना। तो उन दोनों के बारे में मिला जुला यहां पर कहते हैं, एक कुल की, गोत्र की दृष्टि से और दूसरा स्थान की दृष्टि से। तो निकट में जो दोष है, महर्षि दोष के रूप में बताना चाहते हैं, और दूर के विवाह करने में गुण कहे जाते हैं। तो यहां दोष लिखा नहीं है, लेकिन तात्पर्य उसी में जाता है। और नहीं तो सामान्य रूप से हम निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। अब चूंकि आगे गुण और दोष दोनों लिखे हैं, तो गुण शब्द से वहां पर गुण दोष दोनों का ग्रहण होता है।
कई बार हम दोष को भी गुण के रूप में ही कहे जाते हैं। मान लीजिए कोई सूर्य का ताप आ रहा है, वो बहुत अधिक आ रहा है, तो हम उसको दोष के रूप में देखेंगे, हम कहेंगे कि बहुत तेज उष्णता है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। लेकिन वो उसका अपना गुण है। कोई चीज कच्ची है, कड़वी है, हम कहेंगे इसमें दोष है, इसमें कम मीठापन है। वो कम मीठापन भी उसका अपना एक गुण होता है। हर वस्तु के अपने जो जो गुण होते हैं, तो उस दृष्टि से विवाह या क्रिया में भी गुण दोष दोनों होते हैं, तो उनको मिला करके भी कई बार गुण के रूप में कहा जाता है। तो इसमें महर्षि ने एक एक करके 8 बिंदु गिनाए हैं। तो उसमें पहला है जो बालक। अब ये देश की दृष्टि से जो निकट होता है उसको भी ले लेंगे और वंश की दृष्टि से भी निकट होंगे, कि जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं। तो जो आसपास के मोहल्ले में हैं वो निकट के रहने वाले हुए, पास में रहते हैं। और कुल की दृष्टि से बचपन में साथ साथ आना जाना, आसपास में घर होते हैं, एक ही चाचा ताऊ और इत्यादि साथ में भी हो सकते हैं। तो जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं, परस्पर क्रीड़ा यानी खिला खेलते हैं, लड़ाई और प्रेम करते हैं, दोनों ही बातें होती रहती है बच्चों में। एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते हैं, यानी बहुत कुछ परिचित है। और जो नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। ये एक बड़ा स्पष्ट वचन महर्षि ने लिखा है। तो देखिए, ये जो सारी बातें लिखी हैं, ये निकट में ये सब जाना जाता है। तो एक तरफ विवाह से पूर्व कन्या के और युवक के गुण धर्म को हम जानते हैं, समझते हैं। ये कहा गया गुण कर्म स्वभाव समान होने चाहिए, मिलाने चाहिए, तो वो एक सीमित मात्रा में मिलाए जाते हैं और स्थूल रूप से हमें बताए जाते हैं। एक होता है पास पास में रहने से, बाल्यावस्था में साथ रहने से हर छोटी छोटी बातें पता होती हैं। तो इससे ये संकेत आता है कि जिनका विवाह हो उनको बचपन की और हर छोटी छोटी बातें एक दूसरे की पता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विवाह के बाद के जो संबंध बनने हैं वहां भी छोटी छोटी बातें होंगी, वो बहुत निकट के होंगे और ऐसे पिछली बातें भी जुड़ जाएंगी, तो अनेक बार वो विकृति का रूप अधिक ले लेती है। तो प्रीति भी वहां नहीं होती, कम हो पाती है। हमें पता है कि इस व्यक्ति ने दोष किया है या इसमें ये दोष है, इसका ये स्वभाव है। तो विवाह में अगर हम यूं देखने लग जाएं कि सब कुछ समान है हो तो हम विवाह करें, तो ये तो बहुत कठिन होता है। अब जो निकट के हैं उनका तो हमें पता रहता है, लेकिन जो दूरस्थ होते हैं उनका उतना पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम देख के समझ के फिर विवाह करते हैं। उतना ही करना है। उनके भी अगर एक एक बात को हम देख लें, जान लें, तो वहां पर भी विवाह से हमारा मन हट सकता है कि यहाँ क्यों विवाह करूं मैं, यहाँ तो ये बात है, यहाँ तो ये बात है। तो ऐसे में तो इस गृहस्थ आश्रम की विवाह संस्था के बनने में ही बहुत अधिक कठिनाई आ सकती है। तो इसलिए इन सूक्ष्म बातों को, बहुत छोटी छोटी बातों को और पूर्व की बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए, अभी विवाह योग्य जो युवक युवती हैं इस समय उनका कैसा गुण कर्म स्वभाव है उसी को देखा जाता है, पिछले इतिवृत्त में नहीं जाया जाता। नहीं, हमारा स्वभाव भी रहता है, कुछ चीजें हमें जो प्रत्यक्ष हो जाती हैं तो हमारे लिए उसे स्वीकारना बड़ा कठिन होता है, विशेष रूप से दोषों का। जैसे कि कहावत में है कि जीती मक्खी निगली नहीं जाती है। दूध में मक्खी गिरी हुई है, हमें दिखाई दे रही है और प्रत्यक्ष है, तो हम ले नहीं सकते उसको, हमारे अंदर स्वीकार्यता नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मक्खी गिरी हो, किसी ने हटा दिया हो और अब मक्खी नहीं हो, हमें पता भी नहीं है कि मक्खी इसमें थी, तो भी हम उसको पी लेते हैं, हमें पता नहीं रहता है। तो ये तो एक प्रतीक की बात है, एक संकेत की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्वभाव होते हैं या पहले के आचरण कर्म हो जाते हैं बचपन में, किशोरावस्था में, उनको लेकर के हमें आगे नहीं चलना चाहिए। पिछली बातों को बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही विवाह के बाद के लिए भी है कि जो बचपन की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो दोष हैं, उनको परस्पर एक दूसरे को प्रारंभ में बताना वो विकृत विपरीत तरफ ले जा सकता है। व्यक्ति फिर कुछ निर्णय कर लेता है कि ये तो ऐसा है, ऐसा स्वभाव है, फिर आगे के जो व्यवहार होते हैं विवाह के बाद के, उनको भी उसी से जोड़ करके देखने की प्रवृत्ति बनने से कई बार समस्याएं आती है।
हम कुछ निर्धारित कर लेते हैं, इसने बचपन में ऐसा किया था तो अब भी ऐसे ही कर रहा होगा या कर रही होगी। तो इसलिए ये जो मानसिक समस्याएं हैं, व्यवहार की समस्याएं, वो गृहस्थ में कम आए, इसके लिए कहा कि जो निकट वाले होते हैं उसमें इस तरह से दोष होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उनसे विवाह न करें। हम ऐसे लिखते हैं कि उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। विवाह तो हो गया और प्रारंभ में अन्य अनेक कारणों से विवाह स्वीकार भी कर लिया, लेकिन लंबा प्रेम, अच्छी तरह से प्रेम, वो होना कठिन होता है। अब जब दूरस्थ होते हैं युवक युवती, तो प्रारंभ में प्रेम होता ही है, कुछ दोषों को न जानने के कारण से और अन्य श्रेष्ठताओं को जानने के कारण से। और एक बार जब प्रेम विकसित हो जाता है, उसके बाद में उसको चलाना अधिक सरल होता है। और जब अच्छा प्रेम हो गया है, आपस में सामंजस्य बन गया है, ऐसे में कभी बचपन की कोई बात बताई भी जाती है, अपने दोष बताए भी जाते हैं, तो उसका वैसे अधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि हम स्वीकार्यता की स्थिति में आ चुके होते हैं। लेकिन प्रारंभ से अगर ऐसा हो तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए यहां जो लिखा है वो देश की दृष्टि से भी है और कुल की दृष्टि से भी है, क्योंकि समान कुल वाले आपस में निकटता से रहते हैं, इसकी एक संभावना होती है। दूसरा आगे कहते हैं, जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता, समान होता है, जैसा ये है वैसा ही वो है, वैसे एक गोत्र, यहां अल्प विराम लेंगे, पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। सामान्य रूप से भले ही उन्नति होती भी है, किंतु जो विशेषता दूरी वालों में होती है वो यहां पर नहीं हो पाती। ये आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है, पशुओं में भी देखा जाता है, पेड़ पौधों में भी संतति के संदर्भ में देखा जाता है। दूर से लेने से उसमें गुणों का वर्धन हो जाता है, नई नई चीजें आती हैं, पीढ़ियां अच्छी से अच्छी बनती हैं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। वर्तमान जीवन भी अच्छा जीना होता है, लेकिन जो पिछला अंश है वो ये मिश्रण एक विशिष्ट बनता है, नया बनता है, तो इसमें उन्नति है। इसलिए ये गोत्र और पिंड की दृष्टि से महर्षि का कथन है, दूर का विवाह होना चाहिए। तीसरा और कह रहे भिन्नता में, ये तो समानता में कहा कि उन्नति नहीं होती, अब दूसरा गुण की दृष्टि से कह रहे हैं, लाभ की दृष्टि से, कि जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है। अब दूध में दूध मिलाया जाए तो उसके अपने गुण तो हैं, ठीक है, उतना ही है, लेकिन उसमें सौंठ, मिश्री आदि दूसरी औषधियां और ये चीजें मिलाते हैं तो उसमें और गुण बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण दिया, वैसे ही भिन्न गोत्र पितृ मातृकुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, उसमें उन्नति की संभावना, मनुष्य जाति में, मनुष्य प्राणियों में उन्नति की संभावना अधिक होती है। ये भी एक हेतु दिया। आगे कहते हैं चौथा, कि जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता। तो ये उदाहरण को सीधे सीधे नहीं लगाया जाता, यहां पर एक तात्पर्य लिया जाता है कि जैसे एक स्थान में रोगी है तो स्थान परिवर्तन का कहते ही हैं, जमीन पे है, अभी आप पहाड़ियों पे चले जाइए, वहां चले जाइए, तो अनेक बार किसी स्थान विशेष के कारण से हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं और स्थान बदलने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है जिस जगह हम जा रहे हैं वहां के रहने वालों को वहां रोग हो रहे हो, उनको हमारे स्थान पे भी आने से ठीक हो सकता है। कोई पहाड़ी से नीचे आ सकता है, नमी वाले देश से सूखे स्थान पे जाता है। ये परिवर्तन से वहां पर हमें कुछ अनुकूलता होती है। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि विवाह में युवती या वधु जो दूसरे देश से आएगी तो यहां उसका देश परिवर्तन से उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा, वो तो एक अलग बात हो गई। यहां कहना चाहते हैं कि जो दूरस्थ से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में हमारे अंदर अधिक अच्छे गुण आते हैं, रोग दूर होते हैं और अनुकूलनता की क्षमता बढ़ती है हमारी, और ये इस दृष्टि से अच्छा है। पांचवा कहते हैं कि निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है। ये देश की दृष्टि से जो निकटता होती है उसमें, और कुछ अंश में वंश वाले को ले लें तो भी परिवार होते हैं, तो वो भी देश की दृष्टि से पास पास में आ जाते हैं। उस दृष्टि से ये कथन है
कि निकट संबंध जब करेंगे तो एक दूसरे के निकट रहेंगे। तो इसमें सुख दुख का भान, कि एक दूसरे के सुख दुख का भान अधिक होगा। एक दूसरे से अभिप्राय है कि कन्या अपने पति के कुल में आ गई है और वहां जो सुख दुख हो रहे हैं, न सुख दुख सभी परिवारों में होते हैं, ऊंच नीचे सब चीजें होती रहती हैं, वो निकटस्थ माता पिता के, यानी वधु का जो अपना पियर है, मातृकुल है, पितृकुल है, वहां पर उनसे वहां सुख दुख का भान यानी ज्ञान बोध अधिक रहता है। कुछ भी छोटी बात हुई, ये सुख हुआ, ये दुख हुआ, ये बहुत अधिक कथन या सूचना एक दूसरे के साथ में रहती है। और विरोध भी होना संभव है कि अधिक उस परिवार से निकटता होने से फिर विरोध होता है। हम समाज के अंदर ये देखते भी हैं बहुत कुछ अंशों में कि कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं, कष्ट दुख हो गया और फिर बार बार अपने माता को पिता को वधु के द्वारा कहा जाता है, वो भी आके देखते हैं करते हैं। तो अनेक चीजें, माता पिता, वधु के माता पिता अपनी वधु के अपनी पत्नी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं और वो करना भी चाहिए उनको, उस दृष्टि से कोई दोष नहीं है। लेकिन उसमें अधिक संवेदनशीलता होने से अनेक बार कई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। जो वास्तविक समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, उसको कष्ट में रहना हो ऐसा तात्पर्य महर्षि का नहीं लग रहा। लेकिन बहुत सारी छोटी बातें होती हैं जिनको कि इन्हें स्वयं को हल करना होता है। उन्हीं छोटी बातों में यदि अपने माता पिता और अन्य लोगों को जोड़ लिया जाए तो अधिक विकृत हो जाती हैं और वो दूसरों के सामने भी प्रकट होती हैं। वो किसी को भी, पति पत्नी को अच्छा नहीं लगता है और उसमें उनके जुड़ने से फिर उनकी सलाह है वो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। तो जहां तक हो सके ये इस तरह से संकेत मिल रहा है कि पति पत्नी को परिवार में अपने आप ही उनका समाधान करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दूसरी जगह नहीं कहनी चाहिए। तो निकट में होने से सुख दुख का भान अधिक होगा, विरोध होना संभव है, और दूर देशस्थों में ये नहीं होगा क्योंकि पता ही नहीं लगता है। तो ये प्राचीन काल की दृष्टि से तो बहुत अधिक संगत है। आज की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आज दूरभाष आदि इतनी सुविधाएं हैं कि तत्काल सूचना हो जाती है और न केवल वाणी से, वीडियो से भी हो जाती है और बहुत अधिक संपर्क रहता है, बहुत अधिक बातचीत होती है। उधर का भी यहाँ पता लगता है और यहाँ का भी वहां पता लगता है। तो वहां अपने पियर में भाई का, भाभी का और अन्य जो भी होते हैं उनके साथ में कैसा चल रहा है और उससे हम प्रभावित होते हैं। तो देखिए, परिवार में एक नया परिवार है, उसको अपने पिछले का भी ध्यान रखना चाहिए, किंतु इस परिवार की मुख्यता रहती है जहां वो अभी रह रहे हैं और उनके सुख दुख को संभालने में ही अधिक ध्यान देना होता है। वहां हम अधिक कर भी नहीं पाते और कर सकते हैं उतना किया भी जा सकता है, लेकिन उनकी हर छोटी छोटी बात हमें पता लगे, यानी इस परिवार में वधु को पता लगे या यहाँ की छोटी मोटी बातें वहां पता लगे, तो वो समस्याएं एक दूसरे को ज्ञात होने से वो समस्याएं बढ़ जाती हैं और मन में तनाव आता है। कैसे करें, क्या करें, ये सब चीजें एक समस्याओं का रूप ले लेती है। तो इसलिए दूरस्थ होने में ये लाभ बताए गए हैं। पर आज चूंकि ये सूचनाएं वैसे ही चली जाती हैं दूरभाष आदि के माध्यम से, तो उससे परोक्ष तात्पर्य ये भी हमें मिलता है कि बहुत अधिक संपर्क नहीं होना चाहिए दूरभाष आदि से भी। सामान्य रूप से हमने बता दिया, सुन लिया, वहां के हालचाल पूछ लिए, लेकिन अगर बहुत अधिक बातें हों और हर छोटी छोटी बात हम बताने लगेंगे वहां और वहां के सुनने लगेंगे तो समय भी बहुत जाता है और समस्याएं भी होती हैं और फिर वो उसी उसी बारे में सोचने लगते हैं। तो इस परिवार में जहां वो वधु आई है उस परिवार के बारे में कम सोचने लगती है, जितना सोचना चाहिए उससे कुछ कम होता है क्योंकि समय उधर भी लग रहा है। तो ये सब परिवार में समस्याओं का कारण हो सकती हैं। इस दृष्टि से ये दूरता की बात यहाँ पर कही गई है। आगे लिखते हैं, और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ती जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं। ये पारिवारिक संबंध की दृष्टि से भी, और चूंकि निकटता नहीं है इसलिए जो निकटता के दोष हैं वो कम होंगे। तो वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि नहीं हमें ही करना है, हमें साथ ही रहना है और उस लक्ष्य को रखते हुए, और दूसरे उसको उनको उत्तेजित या भड़काने वाले नहीं होंगे, कम होंगे। तो वो आपस में तालमेल अधिक करेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, सहनशीलता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा और ऐसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे।
छठा बिंदु कहा कि दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो सकती है। ये दूर विवाह का एक और परोक्ष एक छोटा लाभ बताया गया कि दूर देश में होते हैं तो वहां जो चीजें होती है, वहां जो मिठाई है, वहां जो फल है, वहां जो वस्त्र है, क्योंकि आना जाना तो होता ही है, उतना तो स्वीकार्य है ही, अपने परिवारों से, पूर्व परिवार से एकदम काट के रखने की बात नहीं है। तो वहां से आना जाना होगा, वहां के यहाँ आएंगे, यहाँ के वहां जाएंगे, तो वहां के भी विविध पदार्थों की प्राप्ति होगी। वो चीजें वहां से यहाँ आएंगी, यहाँ से वहां जाएंगी, तो वस्तुओं की दृष्टि से ये लाभदायक बात है। तो आना जाना दूर का अच्छा है। निकट के होंगे तो दोनों निकट के हैं, तो वही मिठाइयाँ, वही कपड़े हमारे पास में है, उपलब्ध है, वही उनके पास है, वो भी लाएंगे देंगे, तो उन्हीं चीजों को लेंगे देंगे। तो जो नई चीजें लेने में उत्सुकता होती है, उपहार लेने में उत्सुकता होती है, प्रसन्नता होती है, भावनाएं बनती हैं, वो निकटस्थ में कम होती हैं, ये तात्पर्य कहा जा रहा है। और इसीलिए अब महर्षि ने निरुक्त का एक वचन दिया, जो कि दूर की स्थिति में कहा कि पुत्री जो होती है वो दुहिता कहलाती है। संस्कृत में एक नाम दुहिता भी है। तो दुहिता कैसी होती है? तो निरुक्तकार ने लिखा दुहिता दुर्हिता, दूरे हिता भवती इति। तो दुर्हिता का तात्पर्य तो अलग है, जो कि यहां इस प्रसंग में नहीं है। महर्षि ने उस अर्थ को यहां पर दिया भी नहीं है कि उसका हित कठिनाई से किया जाता है। दुर्हिता, हित जो होना है उसका कठिनाई से होता है। बच्चे की दृष्टि से अगर कुछ बातें देखें तो बच्ची को पालना, उसकी सुरक्षा, और फिर माता पिता को बच्ची के विवाह की अधिक चिंता होती है पुत्र की अपेक्षा। और फिर वो कैसा घर मिला, क्योंकि वो बाहर जा रही है, दूर रहेगी इत्यादि, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो पुत्री का हित करना कठिन होता है, वो दुर्हिता शब्द ये निरुक्त वाला है। लेकिन इस प्रसंग में महर्षि न होने से महर्षि ने इसका अर्थ नहीं किया। महर्षि ने दूसरे वाले को लिखा दूरे हिता भवती थी। दुहिता दूरे हिता, दूर रहने पे उसका अधिक हित होता है, निकट रहने में हित कम होता है। तो जो बात महर्षि ने प्रारंभ की थी कि दूर से विवाह होना चाहिए, उसकी पुष्टि में इन्होंने निरुक्त का कहा कि दूर होने में हित है, यानी अधिक हित है, अपेक्षा से दोष कम है। तो कहते हैं निरुक्त 3:4 में लिखा है कि कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है। हितकारी मतलब अधिक हितकारी होता है, निकट करने में नहीं। तो यह निकट करने में कुछ भी हितकारी नहीं होता है, ऐसा तात्पर्य महर्षि का नहीं हो सकता। ये अधिकता में कथन है, उतना हितकारी नहीं होता। और निकट में जो दोष है वो पीछे महर्षि ने बताया, वो दोष वहां पर अधिक होते हैं। सातवां कह रहे हैं कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है। तो संभावना होती है, धन की न्यूनाधिकता होती है। तो ऐसे में क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में जावेगी तब तब उसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ये एक परंपरा है। पुत्री आई है तो उसको कुछ दिया जाता है, वो भी अपनी बेटी है, कुछ न कुछ दिया जाता है। तो दरिद्र पिता अगर दरिद्र हैं तो उनके लिए ये देना कठिन हो जाता है। आज के युग में भी हम बहुत सारे देखते हैं, कम वेतन कम वाले परिवार होते हैं, उनका अपना परिवार चलाना ही कठिन होता है। ऐसे में जब बहनें आती हैं तो भाई के लिए, या तो पिता होता है तो पुत्री के लिए कुछ देना कठिन होता है, लेकिन फिर भी निभाना होता है, कुछ देते हैं, जैसे तैसे करते हैं, और अपनी कुछ न्यूनताओं को करके देते हैं, उनको काट करके देते हैं। तो ऐसे में उस परिवार में भी एक पुत्री वहां भी कहीं से आई है, उसके भी हित में नहीं रहता है। तो निकट होगी तो बार बार जाएगी, और परंपरा अनुसार कुछ ना कुछ देने की बात है। और जहां देने की बात है वहां ये दोष भी हो सकता है। तो एक शिष्टाचार भी है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ अपनी पुत्री को देना चाहिए, देते हैं। इसको दहेज के साथ में ना जोड़ते हुए प्रीति से, सद्भावना से, जैसे हम अन्य को भी देते हैं ऐसे पुत्री के लिए देने की बात है। और आठवां इसका दूसरा कि अगर पितृकुल में धन अधिक है तो भी समस्या हो सकती है। वो क्या है कि आठवां, कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड हो सकता है। ये वधू के लिए कहा जा रहा है, कन्या के लिए, कि उसको अपने पितृकुल का घमंड हो सकता है। तो ये घमंड किस रूप में होगा कि मेरे पितृकुल में ये है, मेरे ये है, और वो बार बार बताएगी, और बार बार ये कह सकती है कि मेरे यहां तो ऐसा है, और ऐसा है तो मैं वहां चली जाऊंगी, वो मेरी देखने वाले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। एक झगड़े का रूप ले जाएगा, वो अपने समर्थन में लेगी, और उसके घमंड में यहां पर
तनाव होने पे, कुछ झगड़ा होने पे, मत भिन्नता होने पे अधिक दूर तक जा सकती है, वो झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। तो इसलिए कि पितृकुल के सहाय का घमंड होता है कि आप नहीं करोगे तो मैं वहां से कर लूंगी, ये नहीं है तो मैं वहां जाके खाना खा लूंगी, वहां रुक जाऊंगी। तो ये जो बात है, ये अगर दूसरा एकदम तत्काल सहायता दे रहा है हर छोटी चीज में और कहता है कि अच्छा वो ऐसा करते हैं तो आ जा तू यहाँ पर, यहीं रह ले, वहां मत जा, ये गृहस्थ ऐसे नहीं चल पाता है कि हर छोटी बात में हम उसको वहां से हटा लें। किसी जगह से हटाना उसका समाधान नहीं है। समाधान वहां रहते हुए जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ, अति परिस्थितियां होती हैं, अति विषम परिस्थितियां होती हैं, वहां के लिए तो विकल्प हमें रखना ही होता है कि बेटी की बहुत अधिक हानि हो रही हो, उसके जीवन की हानि होती हो, ऐसे में तो उस परिवार में रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तो पितृकुल को सहायता करनी ही चाहिए, उसका यहाँ निषेध नहीं किया जा रहा है। आगे कहते हैं, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी। तो मनमुटाव होता है, उठ के चली जाएगी, मैं तो वहां जाती हूँ, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। और अगर परिवार दूर है और आना जाना संभव नहीं है तो और कहाँ जाएगी, तो वहीं रहेगी, सामंजस्य करेगी। तो ये स्त्री के लिए या पत्नी के लिए दबाव या हानि की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कुछ तो सहना ही होता है और वो सहना ही चाहिए। जो अति में बात में तुरंत के अपने पितृकुल में जाना है, उससे रोकने की केवल बात कही गई है, बाकी आना जाना तो होता ही है। आगे कहते हैं, एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी। तो निकट में वही दोष है, पीछे भी कहा गया कि वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है, उसने ये कर दिया, सासू ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, वो सारी बातें होती हैं। निकट रहेंगे, अधिक बात करेंगे तो अधिक और किन बिंदुओं पे बात करेंगे। व्यक्ति अपने दुखों को ही तो बताता है, कष्ट को बताता है, और माता पिता भी उनके दुख कष्ट को सुनना चाहते हैं, भी क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि उसका निवारण कर सकें। भावना तो अच्छी होती है, लेकिन ये समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में वहां पर दूरी ही होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसमें एक कारण बताया, क्योंकि प्राय स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। तो ये जो सारी समस्याएं, उसमें एक कारण स्त्रियों का अपना स्वभाव भी है। पुरुष और स्त्री के स्वभाव में भिन्नता होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं, पर अच्छे दोनों भी होते हैं, कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं, कुछ उसमें होती हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव के कारण ने कहा कि तीक्ष्ण और मृदु होता है। अब ये जो तीक्ष्ण स्वभाव है, तीखा स्वभाव और मृदु स्वभाव, ये जो दो बातें ये परस्पर विपरीत है। मृदु स्वभाव का विपरीत है तीक्ष्ण स्वभाव, और तीक्ष्ण स्वभाव का विपरीत है मृदु स्वभाव। अब ये दो विपरीत बातें एक में कैसे हो रही हैं, ये एक हमारे को विचार की बात है। तो इसमें तो दोनों ही बातें अलग अलग दृष्टि से महर्षि का ये कथन हमें समझना चाहिए कि तीक्ष्णता का मतलब है कि जब पत्नी या स्त्री विरोध करती है तो बड़ा तीखा विरोध करती है। जिन भी बातों का विरोध होता है तो उसका विरोध काफी तीखा हो जाता है जब विरोध होता है। और जब विरोध नहीं होता तो वो बहुत सहन भी करती है, वो मृदु भी अधिक होती है। दोनों में अधिकता है। ये अधिकता की दृष्टि से पुरुष में भी तीक्ष्णता होती है, पुरुष में भी मृदुता होती है, लेकिन पुरुष उतना मृदु नहीं होता, उतना सामंजस्य करने वाला नहीं होता जितना कि स्त्री होती है, पत्नी होती है। उस दृष्टि से मृदुता होती है। लेकिन जब विरोध बन जाता है और वो विरोध पे उतर आती है, और जब दूसरा समझ नहीं रहा है पति और विरोध होता है, तो वो तीक्ष्णता भी उसमें अधिक होती है, पुरुष में कम तीक्ष्णता होती है, ऐसा ये तात्पर्य समझ में आता है। तो स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र, माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो एक कुल की दृष्टि से बात हुई, उसके दो भाग हैं, एक पिता का गोत्र, दूसरा माता की 6 पीढ़ी। ये 6 शब्द महर्षि ने यहाँ पर दे ही दिया है। पीछे जो लिखा था कि माता के के सपिंड नहीं होना चाहिए, तो उस प्रसंग में मनु का जो था सपिंड धातु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते, 7वें में चली जाती है, तो वहां महर्षि ने नहीं लिखा था। लेकिन ये जो 6 संख्या आई है, 6 पीढ़ी, ये मनुस्मृति के आधार पर परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है, उसी के अनुसार महर्षि ने यहाँ पर ये लिखा है। तो 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो ये जो महर्षि ने 8 बिंदु लिखे हैं, इसमें देश की दृष्टि से भी कथन है और गोत्र और कुल की पीढ़ी की दृष्टि से भी कथन है, दोनों का मिला जुला रूप है, ये केवल एक का नहीं है। और इसमें
चूंकि कुछ में गोत्र भी समान होता है तो देश भी समान हो जाता है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे समीप में हो सकता है कि कोई हमारे बिल्कुल समीप में रहता हो लेकिन उसके गोत्र और कुल भिन्न हो, बिल्कुल भिन्न हो, दूर दूर तक कोई नाता ना हो लेकिन पास में रहता है। और किसी के गोत्र किसी के गोत्र आदि जो हैं वो दूर भी हो सकते हैं और देश की दृष्टि से भी दूर होता है, तो दोनों का सम्मिलन यहाँ होना चाहिए। विवाह के समय इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये प्रशस्तता के लिए, अधिक श्रेष्ठता के लिए। लेकिन विवाह के लिए जो मूल तत्व बताए गए कि दोनों में परस्पर प्रीति होनी चाहिए, गुण कर्म स्वभाव मिलने चाहिए, स्वयंवर विवाह होना चाहिए, ये जो मूल बातें हैं, यदि कभी ये बातें पूरी नहीं घट रही हों, विशेष रूप से देश की, निकट के हैं, पास के नगर के हैं, तो भी वहां पर विवाह किया जाता है। दूसरे नगर के हैं, 150 किलोमीटर भी है, वो भी दूर है कि एकदम तो उठ के नहीं जा सकती, लेकिन आजकल साधन है, अपने वाहन भी है, तो बहुत शीघ्रता से जाया जाता है। लेकिन एकदम मोहल्ले का नहीं है कि निकली और वहां पर चली गई। पर कभी ऐसा भी होता है कि एकदम पास में रहते हैं और लेकिन कुल आदि की दृष्टि से दूरी होती है और सब कुछ समानता है, सब अभी पास रह रहे हैं, बचपन का ज्यादा पता नहीं और समझ है, तो वो विवाह भी किए जा सकते हैं। उनको ऐसा अधर्म मान करके निषेध नहीं है यहाँ पर, लेकिन इससे अच्छा रहता है, ये प्रशस्तता रहती है, उस दृष्टि से केवल ये बातें कही गई हैं। तो ये विवाह में हमें किसको चुनना है, इसकी बातों को कहा। और आज के समय के कारण थोड़ी सी भिन्नता होती ही है, तो सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी जो मूल बात है कि अपनी परिवार की हर छोटी मोटी बात अपने पूर्व में कहना, अपने औरों को कहना, ये ना होके आपस में सामंजस्य होना चाहिए और कुल की दृष्टि से भी दूरी होनी चाहिए। तो ये विवाह के संबंध में बात है। तो समावर्तन और विवाह कैसे कैसे करना चाहिए उसका एक बिंदु यहाँ पर रखा गया। कुछ और बातें हैं वो हम आगे देखेंगे और फिर गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों आदि के बारे में भी महर्षि ने बताया, उसको भी आगे देखेंगे। आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।